बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, हम उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी वाले। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जरूर करना जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाओ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ जो होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर है, ऐसा वेरीफाई करने को कहा है और एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 510 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करो तो ये आएगा। ऐसे 92 का इस्तेमाल करो और प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने के लिए तो ये आएगा। अब देखो इनमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 2। हाईएस्ट कॉमन 2 है। दो इसमें भी है, दो इसके अलावा और कुछ भी कॉमन यार, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले कॉमन ले लो और जो बच गया उसको भी रख दो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है। अब करते हैं वेरीफाई। अब जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है यानी 510 और 92 इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, देखो ये आया। अब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, देखो इक्वल आ रहा है, तो हेंस प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर जो है वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, अब इसको भी करते हैं ऐसे। 336 का निकाला हमने, ये आया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और 54 का भी निकाला तो ये आया, तो इसमें 3 की पावर 3। तो कॉमन मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ये एलसीएम इंटू एचसीएफ करके निकाल दोगे। ठीक है, तो एचसीएफ आएगा 2 इंटू 3 6 और एलसीएम आ जाएगा ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आ रहा है? देखो सेम आ रहा है, प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, तो यहाँ पे भी प्रूव हो गया। समझ आया? अगला क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ इनका एचसीएफ वो 9 है, मतलब एचसीएफ दे दिया इन्होंने, नंबर भी दे दिया। दोनों कौन कौन से नंबर है? 306 और 657। हमें एलसीएम निकालना है इनका क्या होता है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब एलसीएम को यही छोड़ दो, एचसीएफ को नीचे भेज दो तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब एचसीएफ दे रखा था हमें 9, अब उसको काट पीट के आंसर निकाल दो, आंसर आ जाएगा ये 22,338। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 6 की पावर जो n होगा वो एंड होगा विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसको चेक करना है ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो पहली बात, अगर कोई नंबर 0 से खत्म हो रहा है तो 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, उसके अलावा 5 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। लेकिन 6 की बात करें तो 6 का, अगर मैं 6 की बात करें, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो 2 इंटू में 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा। लेकिन हमसे पूछा था कि किसी से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं है। सो ये तो हो जाएगा डिवाइड 2 और 3, लेकिन 5 नहीं हो पाएगा। देयरफॉर ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि 6 की पावर जो n है कैन नॉट एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता, यानी 5 के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ रहा है? आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो क्या लिखा है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है, कैसे है एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि है कि नहीं। तो चेकिंग दिस, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं यहाँ 13 को कॉमन ले सकता हूँ, 13 को ले लिया कॉमन, बाकी को लिख दिया मैंने अंदर। ठीक है, अब इनको सॉल्व किया तो 13 इंटू 78 आ रहा है। अब 13 इंटू 78 आ रहा है तो 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर है इसके अंदर। दो से ज्यादा है कि नहीं बताओ? दो से ज्यादा फैक्टर है तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो रहा है ना, 78 का दो से ज्यादा फैक्टर हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता ही है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। आया समझ में? अब इसको भी करते हैं चेकिंग। तो यहाँ 5 को ले लेंगे हम कॉमन, तो अंदर बचेगा ये। अब इनको सॉल्व किया हमने तो ये, अब सॉल्व अब खुद कर लेना। सॉल्व करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, ये आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी देखो जो नंबर आ रहा है इसके फैक्टर जो हो रहा है, जो दो से ज्यादा आ रहा है, जब दो से ज्यादा आ रहा है फैक्टर, तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। ओके, समझ आया? क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ। क्या कह रहा है? सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स का फील्ड है, सर्कुलर पाथ है, मतलब रास्ता है सर्कुलर। सोनिया टेक्स 18 मिनट, 18 मिनट ले रही है ड्राइविंग के लिए, एक राउंड के लिए, एक राउंड को मारने के लिए 18 मिनट ले रही है।
while Ravi takes 12 minutes for the same, मतलब रवि 12 मिनट ले रहा है. Suppose they both start at the same point and end at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कह रहे कि स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसा कौन सा टाइम होगा कि दोनों सेम टाइम पे आपस में मीट करें, तो आपस में दिख जाए एक दूसरे को देख ले राउंड मारते मारते. तो जब भी हम सेम वाली बातें करते हैं तो हमेशा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम निकालोगे तो आंसर आ जाएगा. तो हमें क्या क्या गिवन था? सोनिया ने कितना मिनट लिया? 18 मिनट. रवि ने लिया 12 मिनट. दोनों का ले लो एलसीएम. मैं दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है आंसर? 36. सो 36 मिनट हो जाएगा. टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन इज 36 मिनट, यानी 36वें मिनट पे दोनों मिल जाएंगे आपस में. ठीक है. एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल. तो जब भी हमें इरेशनल प्रूव करना हो तो पहले हम मान लेते हैं कि वो है रैशनल है. तो रूट 3 को हमने मान लिया क्या है? रैशनल. जब कुछ रैशनल होता है वो ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है, तो मैंने इसे ए अपॉन बी के फॉर्म में ले आया. अब बी को मैं इधर भेज दूं तो बी रूट 3 हो जाएगा इक्वल्स टू ए. अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड स्क्वायर करने पे बी का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब इससे क्या पता चल रहा है कि ए स्क्वायर 3 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि थ्योरम 1.3 कहता है कि अगर कोई चीज इससे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो मतलब ए से भी डिवाइड हो जाएगा 3. तो इस थ्योरम के हिसाब से ए इक्वल्स टू 3c हो जाएगा कि अगर कोई सी इंटीजर नाम है तो कोई इंटीजर वो सी तीसरा. तो ठीक है. नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर दो. ए इक्वल टू 3c था ना, इसके अंदर ए की वैल्यू 3c पुट कर दो तो हो जाएगा ये सॉल्व करने पे 9c स्क्वायर हो जाएगा. अब देखो 3 से कट जाएगा 3 बार में तो बी स्क्वायर हो जाएगा 3c स्क्वायर. अब इससे क्या पता चल रहा है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. ठीक है. नाउ देयरफॉर ए एंड बी हैव अ लीस्ट नंबर 3 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी ए और बी का दोनों क्या 3 कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये इसको क्या करे कॉन्ट्राडिक्ट करता है. ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी को प्राइम है, तो हम कह सकते हैं रूट 3 के हमारे एजम्पशन को गलत कर दिया. अब एजम्पशन गलत कर दिया तो रूट 3 क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा. आया समझ? इसकी प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पे ही आता है. नेक्स्ट सवाल है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. फिर से ये वाला सवाल आया, तो फिर से हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? रैशनल है. हमने मान लिया. Therefore we can find two co-prime integers. तो co-prime इंटीजर यानी इसको पहले a by b के फॉर्म में लेना पड़ेगा. a by b के फॉर्म में लेना पड़ेगा तो 2 रूट 5 को ही छोड़ दो, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से. मैं 2 को इधर भेज दूं तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी रूट 5 इसके बराबर हो जाएगा. अगर ये इसके बराबर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा, यानी ये भी क्या है? रैशनल नंबर है. तो रूट 5 क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा. लेकिन root therefore root 5 is rational. This contradicts that fact. Root 5 is irrational. Hence our assumption that 3 plus 2 root 5 is rational is false. Therefore 3 plus 2 root 5 is rational. हमने इसे मान लिया था पहले क्या कि रैशनल है, रैशनल. लेकिन रैशनल से क्या यहाँ पे हो रहा है? इरेशनल हो रहा है. लेकिन हमने माना था रैशनल है, हमने माना था रैशनल है, पर ये हो रहा है इरेशनल, क्योंकि रूट 5 क्या है? इरेशनल है. इसलिए ये वाली बात हमारी गलत होगी जो हमने एज्यूम किया था. एज्यूम किया था कि ये क्या है? रैशनल, पर हो गया इरेशनल. तो हमारी बातें गलत हो गई, इसलिए अपने आप ये हो जाएगा इरेशनल. ठीक है. आया समझ? ओके. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. ऐसी प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन ये क्वेश्चंस आप जरूर करके जाओ बोर्ड एग्जाम के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. बच्चों आज हम क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल. इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, जिसको करने के बाद आप एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में. तो ये वीडियो पूरा देखना और इनमें जितने भी क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना बिफोर गोइंग टू बोर्ड एग्जाम. ओके. स्टार्ट करते हैं वीडियो. शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से. इसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case. जब भी हमें number of zeros find करना हो
किसी भी एक्सिस पे, हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस का पूछ रहा है, तो हमें देखना है कि कितने लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे देखो इसमें कितने लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक भी नहीं इंटरसेक्ट हो रहा, तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जीरो। इसमें देखो कितनी बार हो रहा है, एक बार, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा इसमें वन। इसमें कितने बार हो रहा है, देखो एक बार इधर हो रहा है, एक बार इधर हो रहा है, तो नहीं, तीन बार हो रहा है यहाँ पे, दो बार इधर हो रहा है, एक बार इधर हो रहा है, तो टोटल थ्री है नंबर ऑफ जीरोस। इसमें देखो दो बार है, इसमें कितने हैं, एक दो तीन, चार बार है इसमें, और इसमें कितने हैं, तीन बार। समझ आया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगला सवाल है एग्जाम्पल का। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब सम ऑफ जीरोस दे रखा है आपका -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 2। तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो हम मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनने वाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमें ए बी सी तो फाइंड करना है, ऊपर से उसमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है -3। जब भी सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन में ए। माइनस का बी अपॉन में -3 के बराबर हो जाएगा। अगर हम ए को वन मान लें, अगर ए को वन मान लोगे तो देखो यहाँ पे पुट कर दो ए की वैल्यू, तो देखो बी क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री से यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो बी हो जाएगा थ्री। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है टू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, और सी बाय ए हमें दो दे रखा है। ठीक है, तो अब फिर से अगर मैं वन मान लूँ ए को, तो यहाँ पे ए की जगह वन लिख दो, तो सी आ जाएगा टू। यानी ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है और सी भी आ चुका है। अब इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो बन गया ये, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अगर इसको और भी अलग तरीके से लिखना हो तो टू से मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल को, तो ये हो जाएगा। वैसे आंसर यहाँ तक भी चलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इसमें सबसे पहला है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स। तो जीरोस फाइंड करते हैं। इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर करोगे सॉल्व करके तो कुछ ये बनेगा आंसर, थ्री एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस थ्री। इसे सॉल्व कर लेना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, जब ये आएगा आंसर तो इसको जीरो के बराबर कर देना, तो एक्स की वैल्यू एक बार आ जाएगा माइनस का वन बाय थ्री, और एक बार आ जाएगा एक्स की वैल्यू थ्री बाय टू। ठीक है, तो दो हमें जीरोस मिल चुके हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया वैल्यू, तो सम कर दो इन दोनों का। पहले इन दोनों का सम कर देंगे, माइनस वन बाय थ्री प्लस में थ्री बाय टू, इन दोनों का सम करेंगे और इसको लगा देंगे सेवन बाय सिक्स के। ठीक है, सेवन बाय सिक्स लिख देंगे, क्योंकि हमें लिखना था कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, सेवन है, और एक्स स्क्वायर का क्या है, सिक्स है। हमने वो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, उसे सॉल्व कर दिया, तो देखो सॉल्व करने पे इक्वली आ रहा है, सेवन बाय सिक्स ये भी आ रहा है और सेवन बाय सिक्स ये भी आ रहा है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखो आ रहा है माइनस का वन बाय टू। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का थ्री अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, सिक्स। ठीक है, समझ आ रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, इसमें देखो सेकंड पार्ट में क्या है, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू। तो इसमें भी कर लेते हैं सॉल्व। तो फोर यू को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा यू प्लस टू। तो एक बार यू की वैल्यू जीरो आएगी और एक बार यू की वैल्यू आएगी माइनस टू। फिर से वही करेंगे, सम ऑफ जीरोस, देखो आ गया माइनस एट बाय फोर। ठीक है, और कट जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस टू हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो जीरो, तो जीरो अपॉन में फोर जीरो। कॉन्स्टेंट टर्म ले लोगे, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है ही नहीं कुछ, तो जीरो हो जाएगा। इसके लिए कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो जीरो, और समथिंग अपॉन में जीरो अपॉन में समथिंग क्या होता है, जीरो होता है। समझ आया। तो इसका थर्ड पार्ट है टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन। टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस जीरो टी माइनस फिफ्टीन। तो टी माइनस का रूट फिफ्टीन हो जाएगा, एक बार टी प्लस का रूट फिफ्टीन हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ठीक है। द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन इज जीरो वैन, मतलब ऐसे करेंगे तो एक बार रूट फिफ्टीन हो जाएगा, एक बार माइनस का रूट फिफ्टीन हो जाएगा। जीरो दोनों मिल चुके हैं, तो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते, ये सॉरी सम ऑफ जीरो निकाल लेते। सम ऑफ जीरो निकाला तो जीरो आ रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ टी के यहाँ पे जीरो है, तो ये वैसे जीरो हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो तो माइनस का पंद्रह का रूट है, और इसको और रूट पंद्रह, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पंद्रह आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ और कांस्टेंट टर्म जो हो जाएगा वो भी पंद्रह है, माइनस का पंद्रह, तो अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या है, वन है। तो ये दोनों वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा जल्दी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला है इसमें,
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन numbers as the sum and the product of its zeros are respectively। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ बस रूट वाला दे दिया इन्होंने। तो फिर वही मान लेंगे कि हमें इक्वेशन हमारा ये है। पहले हम कर लेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया। देखो सम ऑफ जीरोस से यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सम ऑफ जीरोस लगाएंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू 3 आ रहा है और बी की वैल्यू क्या रहा है माइनस का 3√2 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें तीनों चीजें पुट कर दो। ठीक है, पुट किया तो आंसर ये आ गया। अब इसका करते हैं, देखो तो फिर से हम वही करेंगे, सम ऑफ जीरोस -1/4, ये हो जाएगा माइनस का b बाई ए के बराबर। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू c/a हो जाएगा। ए की वैल्यू 4 आ जाएगा, यहाँ से बी की वैल्यू 1 आएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ आया? और इस सारे वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, आ जाएगा 4x² + x + 1। समझ आया? थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सपोर्ट मटेरियल आपको स्कूल से प्रोवाइड होता है, उसकी प्रैक्टिस करो और अच्छे अंक हासिल करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू। बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वो भी एनसीईआरटी वाले। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से सिर्फ इन क्वेश्चंस को करना है आपको। आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हासिल कर पाओगे अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो सबसे पहले लिखा है एक्सरसाइज 3.1 में हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या लिखा है क्वेश्चन? half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। तो हमें बताना है डायमेंशन क्या होगा गार्डन का, यानी लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले हमें x और y मान लेना है, क्योंकि चैप्टर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो x और y दो वेरिएबल हो सके तुम z(x) भी ले सकते हो, a भी लिख सकते हो, लेकिन x y ज्यादा सही रहेगा, कॉमन है ना वो, इसलिए तो x y ही लेना। तो इसमें हमने मान लिया लेट द विथ ऑफ द गार्डन बी x, यानी चौड़ाई हमने x मान लिया और लेंथ को हमने y मान लिया। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, x माइनस वाई क्या हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो लेंथ है ना वो 4 मीटर ज्यादा है विथ से, और हमें पता है विथ क्या है हमारा x है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। इक्वेशन बनाओगे तो ऐसा बनेगा। उसके अलावा बता रखा है कि पैरामीटर कितना 36 मीटर, यानी दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन हमारा बन जाएगा y प्लस एक्स इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब ये जो है वैल्यू y माइनस एक्स और y प्लस एक्स जो इक्वेशन बना है, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो या 1 पुट करो। मैंने जैसे मान लो मैंने y माइनस एक्स में x की वैल्यू पहले 0 पुट किया, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y आएगा 4, ऐसे x की वैल्यू 8 पुट करोगे तो y आएगा 12। तुम जरूर नहीं है 8 पुट करो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, 1 भी पुट कर सकते हो। 12 पुट करोगे तो आएगा 16, तो हमने एक ये बना लिया डब्बा। ऐसे इस इक्वेशन के लिए भी एक बॉक्स बना लोगे, ऐसी वैल्यू पुट करके। तो x की वैल्यू 0 पुट किया तो 36 आया, x की वैल्यू 36 पुट किया तो y 0 आया, x की वैल्यू 16 पुट किया तो y 20 आया। अब ये जो इक्वेशन बने हैं दोनों के, उसको ग्राफ में प्लॉट कर दो। ठीक है, ग्राफ में अगर प्लॉट करोगे तो देखो जैसे ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन ये दे रखा है और एक इक्वेशन ये दे रखा है, इसके ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, और क्या बताना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। मतलब जो भी बनेगा आपका ग्राफ के अंदर उसके ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर देना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन से भी हमने एक बॉक्स बना लिया। x की वैल्यू एक बार 0 लिया तो y की वैल्यू 1 आया, x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 2 आया, ऐसे करते करते इक्वेशन बन चुका। ठीक है, इक्वेशन बन गया। इसके लिए बनाते हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल्स टू ऐसा कुछ है, क्या आएगा 12 माइनस 2y अपॉन में 3 आएगा। अब इसमें पुट कर दो, अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 4 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो x 2 आएगा, y की वैल्यू 6 पुट करोगे तो x 0 आएगा। समझ आ रहा है? अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से जो बॉक्स में पॉइंट आ रहे हैं उसे ग्राफ पे प्लॉट कर दो और बन जाएगा इस टाइप का कोई ट्राइंगल, और इसको शेड कर देना। समझ आया? इसको ऐसे करना है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
नाउ बारी है एक्सरसाइज 3.2। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। और क्या बोला है इसके आगे, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करना है जहां अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 है तो पहले दोनों इक्वेशन लिख दिया मैंने, ये इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आप कोई भी मेथड यूज कर लेना, मैंने सब्स्टिट्यूशन का यूज किया। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो क्या आएगा, 11 माइनस 3y अपॉन में 2 आएगा, इससे इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने। अब सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इसमें थर्ड इक्वेशन को पुट कर दो, यानी जो इक्वेशन बना है इसमें इस वाले सेकंड वाले में इसमें जो x आया है इसमें वैल्यू पुट कर दो, मैं पुट कर दिया। तो इससे क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, ये प्रैक्टिस सही होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ से हमने y निकाला है, y आएगा 5। अब जब y 5 आ चुका है तो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा x की वैल्यू -2। तो y भी आ चुका है और x भी आ चुका है। अब इसमें ऐड कर दो इसको, ये वाला इक्वेशन हमने ऐड कर दिया तो m आ जाएगा आपका -1। ठीक है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, मतलब सिटी है, टैक्सी का रेट बता रखा है, इतना चार्ज करते हैं वो। अगर 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 105 रुपए और 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 155 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्जेस पर किलोमीटर क्या होगा, और बताना है 25 किलोमीटर अगर कोई यात्री जा रहा है तो कितना चार्ज करना होगा उससे, यानी कितना पे करना होगा उस यात्री को। तो करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई। एक्स को हमने फिक्स चार्ज मान लिया और वाई को पर किलोमीटर चार्ज मान लिया। तो इक्वेशन के हिसाब से x प्लस टेन वाई कितना हो जाएगा, 105 के बराबर हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और दूसरा क्या होगा, x प्लस में 15y कितना हो जाएगा, 155 के बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमने x निकाल लिया, इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। अब इस x में इक्वेशन सेकंड की वैल्यू पुट, इक्वेशन सेकंड में ये थर्ड इक्वेशन की वैल्यू पुट करो, पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 10। 10 आ गया मतलब हमें मिल गया है चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, y की वैल्यू आ गया। अब ये y आ गया है तो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को ऐड करो तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 5, यानी फिक्स चार्ज हो जाएगा 5 किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर हो जाएगा 10 रुपए। अब चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर निकालना हो तो फिर वही वैल्यू पुट करो, x प्लस 25y। अब इसमें x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 255 रुपए। 25 किलोमीटर में यानी 255 रुपए लग जाएंगे। आया समझ। नाउ सेकेंड पार्ट इसका, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 years hence, यानी 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकोब का जो उम्र है वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा उसके बेटे से। 5 साल पहले, एगो मतलब पहले, जैकोब एज वॉज 7 times दैट इज सन, यानी कह रहे 5 साल पहले 7 गुना ज्यादा था जैकोब का एज उसके बेटे से। तो हमें बताना है दोनों का अभी प्रेजेंट एज क्या है, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। तो x और y मान लो, एज को हमने x मान लिया जैकोब के एज को, y मान लिया उसके बेटे के एज को। अब इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं 5 years हैंस की बात करूँ तो 5 जोड़ दो, यानी इसके में 5 जोड़ देंगे और इसमें भी 5 जोड़ देंगे और 3 गुना कर देंगे क्योंकि 3 गुना है, इससे एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब 5 years एगो 5 साल पहले, यानी इसे माइनस करेंगे और इस बार 7 गुना बढ़ा देंगे उसके एज को। अब यहाँ से भी एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली तो ये आया। अब इस इक्वेशन को पुट कर दो इसमें तो आंसर आ जाएगा y की वैल्यू 10। अब जब 10 आ गया है तो y की वैल्यू किसी एक में ऐड कर दो तो आ जाएगा x की वैल्यू 40, यानी दोनों का प्रेजेंट एज आ चुका है। जैकोब का एज है 40, उसके बेटे का एज है 10 साल। ठीक है, समझ आ रहा है। नाउ एग्जाम्पल का एक सवाल है, ये आ चुका है एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार। क्या बोला है सवाल में, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ठीक है, उनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, इन खर्च का रेशियो है 4:3। इफ इफ ईच ऑफ देम
मैनेजर्स टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। कह रहा है कि दोनों अगर 2,000 रुपये बचा रहे हैं हर महीने तो उसका मंथली इनकम क्या होगा। ठीक है, तो हमें फिर से वही करना है जो करते हुए आ रहे हैं, एक्स और वाई को पुट कर देंगे। तो इनकम को हमने लेट अस नोट द इनकम ऑफ द टू पर्सन, दोनों का हमने इनकम मान लिया 9x और 7x। ठीक है, और एक्सपेंडिचर को मान लिया 4x और 3x यानी खर्च का। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके 9x माइनस 4y को 2000 के बराबर कर दो, क्योंकि बचेगा तो यही ना, और 7x माइनस 3y को भी कर दो 2000 के बराबर। अब ये जो इक्वेशन बने हैं, ये जो इक्वेशन बने हैं सेम नहीं लग रहे, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को किससे, 3 से, क्योंकि हमें सेम बना रहा है, और इक्वेशन सेकंड को 4 से। हमें इन दोनों को 12 बना देना है, तो वो 12 बन गया, 12 बन गया। क्योंकि देखो कोई एक तो टर्म सेम होनी चाहिए ना, या तो एक्स वाला पार्ट सेम होना चाहिए या तो वाई वाला। तो हमने सेम करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले इक्वेशन को 3 से और दूसरे इक्वेशन को 4 से, तो नया इक्वेशन बन चुका है ये। अब ये इक्वेशन जब बन गया है तो ये तो बड़ा लग रहा है, तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड मत यूज करना, इसमें एलिमिनेशन का यूज करना। तुम जब इसको एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेशन का यूज करोगे, तो x की वैल्यू आ जाएगा 2000। ठीक है, जब x की वैल्यू 2000 आ गया तो 9x था ये हमारा, तो 9x क्या आ जाएगा, 9x की ये आ जाएगी 9x माइनस 4y को 2000 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4000, y वैल्यू आ गया 4000, x भी आ गया y भी आ गया, x आ गया 2000, y आ गया 4000, x 2000 आ गया, y आ गया 4000। तो हम क्या करेंगे इस बार, अब यानी यानी हमें पता चल चुका है कि मंथली इनकम क्या है उसका 18,000 एंड 14,000, 14,000 एंड 18,000 हो जाएगा उसका मंथली इनकम। क्यों हो जाएगा मंथली इनकम, क्योंकि हमने कर दिया 9x को x की वैल्यू पुट करके, तो हो जाएगा 18,000, 7x में हो जाएगा 14,000। समझ आया, समझ आ रहा है, तो ये था इसका आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और है एग्जाम्पल का क्वेश्चन। कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है, दोनों का सम और उसका रिवर्स करने पे भी क्या दे रहा है, सम उसका दे रहा है 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर्स बाय 2, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो हमने मान लिया है, क्या मान लिया है, टेंस को 10x मान लिया और वंस को y मान लिया। ये लिख दिया हमने यहाँ पे, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसे लिख सकते हो 10x प्लस वाई। फिर उसके बाद अब रिवर्स करना है, तो इस बार 10x था, अब करेंगे 10y, रिवर्स कर दिया। इनका सम कितना है 66 है, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, x प्लस वाई आ गया 6 के बराबर। और कह रहा है उनका डिफरेंस कितना है 2, तो x माइनस वाई है 2 के बराबर, x माइनस वाई है 2 के बराबर, तो y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। अब इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, अब इसको एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा 2। इससे क्या होगा, हमें नंबर मिल गया 42, नंबर क्या मिल गया 42। अगर हम y माइनस एक्स करेंगे यानी रिवर्स करेंगे, तो इस बार नंबर कितना मिलेगा 24 मिलेगा। तो देयर आर टू सच नंबर्स इज 42 एंड 25 और 24, 42 भी मिल जाएगा और 24 भी मिल जाएगा, दो नंबर मिल गया, आपका आंसर हो गया है 9। फिर से वर्ड प्रॉब्लम के सवाल है, क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000, 2000 निकालना था उनको। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपए का और 100 रुपए का नोट ओनली। उसको मतलब 50 और 100 के नोट चाहिए, 2000 रुपए लेने गए लेकिन उनको 50 और 100 के नोट चाहिए सिर्फ। मीना को 25 नोट मिले टोटल, तो हमें बताना है कि 50 का नोट कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो हमने मान लिया कि 50 के नोट्स को x और 100 के नोट्स को y मान लिया, तो दोनों को मिला के 25 दिए, तो x प्लस वाई 25 के बराबर हो जाएगा। और 2000 दिए तो 50x प्लस 100y कितना हो जाएगा 2000 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन मिल चुका है आपको, पुट कर दो, पुट मत करो, सॉल्व करो इसे। कैसे, किसके हेल्प से, एलिमिनेशन का यूज करो, आंसर आ जाएगा। देखो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पहले तो मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट को 50 से। क्यों करेंगे 50 से, 50 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। 50 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सेम हो जाएगा,
ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इक्वेशन सेकंड से, तो फिर हम एलिमिनेशन मेथड आराम से यूज कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे 15। अब y की वैल्यू जब 15 आ गया तो इसमें पुट कर दो x की वैल्यू भी। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 10। आंसर आ गया 10, यानी 50 के नोट कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, और 15 नोट मिलेंगे 100 के। 10 नोट मिलेंगे 50 के, 15 नोट मिलेंगे 100 के। आसान क्वेश्चन था। अगले सवाल पे आते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, मतलब उसके बाद एडिशनल चार्ज होगा। अरे 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, फिर उसके बाद एडिशनल चार्ज है। तो सरिता ने 27 रुपये पे किया 7 दिनों के लिए, और सुशी ने पे किया 21 रुपये 5 दिनों के लिए। तो हमें बताना है फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे क्या होगा। तो हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज है एक्स, और एक्स्ट्रा डेज के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा डेज के लिए क्या है वाई मान लिया हमने। तो इसके हिसाब से देखो 27 रुपये दिया इन्होंने 7 दिनों के लिए, तो मतलब 3 दिन का तो फिक्स होगा। तो x प्लस क्या लेंगे हम, 4y लेंगे, क्योंकि 3 दिन फिक्स था तो बचा 4 दिन। तो 4y इक्वल 27 के बराबर हो जाएगा इसका। और सुशी का क्या हो जाएगा 21 के बराबर, क्योंकि टोटल 5 दिन लिया उन्होंने और 3 दिन तो फिक्स था, तो 2y बचा। तो x प्लस 2y हो जाएगा 21 के बराबर। समझ आ रहा है। अब यहाँ कर दो सब्ट्रैक्ट, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 3। y की वैल्यू जब 3 आ जाएगा तो हम ऐड कर देंगे इसमें, y की वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद x की वैल्यू हो जाएगा 15, यानी फिक्स चार्ज हो जाएगा 15, चार्ज पर डे हो जाएगा 3। समझ आया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से एग्जाम दे के आना। ऑल द बेस्ट बच्चों। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर है सर्कल। क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताए जिसके आने के चांस बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा है। तो आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। क्या लिखा है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equals to angle टू OPQ का डबल। समझ में, 2 OPQ के बराबर आना चाहिए, उसका प्रूव करना है आपको। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, सर्कल है, O सेंटर उसका, दो टेंजेंट बना लिया TP और TQ। ठीक है, वेयर P एंड Q आर द पॉइंट एट कॉन्टेक्ट। ये देखो पॉइंट एट कॉन्टेक्ट है। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल P2Q जो है वो डबल है OPQ के। तो करते हैं प्रूफ। देखो एक थ्योरम है 10.2, उसमें क्या कहता है कि अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है ना किसी सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो आपस में दोनों इक्वल होते हैं। लेंथ में दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों ही क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो टीपी क्या हो जाएगा, टीपी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टीक्यू के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब जब टीपी टीक्यू के बराबर होगा तो एंगल टीक्यूपी जो होगा, टीक्यूपी यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों, रीजन है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आया। नाउ अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो पीटी है, क्या है ये पीटी, वो टेंजेंट है, और ओपी क्या है हमारा यहाँ पे रेडियस है। ये ओपी क्या रेडियस है। तो जब टेंजेंट और रेडियस होता है ना तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आया? तो ओपीटी जो होगा हमारे कितने डिग्री का हो जाएगा, फिर 90 डिग्री का। और एंगल ओपीक्यू हमें पता ही है कितना है। नहीं, अच्छा एंगल ओपीक्यू नहीं पता तो कह सकते हो एंगल ओपीक्यू जो है, ओपीक्यू, एंगल ओपीक्यू ये वाला एंगल, और एंगल टीपीक्यू ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ एंगल टीपीक्यू जो होगा 90 माइनस एंगल ओपीक्यू होगा। इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। समझ में आया। अब ये एक ट्राइंगल बन चुका है, तो ट्राइंगल का रूल होता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल टीपीक्यू, टीक्यूपी और पीटीक्यू इन तीनों का एंगल का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एंगल टीपीक्यू प्लस में एंगल टीपीक्यू लिख सकते हैं इसको 2 बार। ठीक है, टीक्यूपी और टीपीक्यू लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। क्योंकि देखो टीपीक्यू और टीक्यूपी दोनों का एंगल सेम है, तो इसलिए हमने दोनों को टीपीक्यू ही ले लिया। और एंगल पीटीक्यू भी है, प्लस उसमें हो जाएगा 180 के बराबर। अब ये 2 एंगल टीपीक्यू हो जाएगा, प्लस पीटीक्यू 180 के बराबर। अब देखो एंगल टीपीक्यू जो है वो 90 में से एंगल ये वाला जो इक्वेशन था इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आया, ये वाली बात है। अब इसको और सॉल्व करते फर्दर। देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एंगल जो है आपका, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 180 से 180 कट जाएगा। अब बाकियों को इधर भेज दो। तो एंगल
पी टी क्यू जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 2 एंगल ओ पी क्यू के। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगला सवाल में कह रहा है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, किसका, कॉर्ड का लेंथ, और रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट टी, यानी ये दोनों जो टेंजेंट है टी पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें लेंथ क्या बताना है, टीपी का लेंथ बताना है, इसका लेंथ बताना है कितना होगा। तो ओ टी को क्या करेंगे, हम पहले ज्वाइंट कर देंगे, ओटी को हम कर देंगे ज्वाइंट। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, एक ट्राइंगल मिल जाए। ट्राइंगल से काम आसान हो जाता है। तो 10.2 के थ्योरम के हिसाब से हमने पढ़ा था कि लेंथ क्या होता है, टेंजेंट का इक्वल होता है। तो टीपी किसके बराबर हो जाएगा, टीक्यू के बराबर हो जाएगा। अब मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केलस हो जाएगा, क्योंकि टी क्यू और टीपी बराबर है। टी क्यू और टीपी क्या है, बराबर है। तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाएगा, दो साइड इक्वल है। अब ओटी क्या है, हमें हमारा यहाँ पे ओटी है वो बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, इस एंगल का, ये जो एंगल बन रहा है पी टी क्यू का एंगल। अब जब बाइसेक्टर है तो ओटी क्या हो जाएगा, पी क्यू के परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करने पे परपेंडिकुलर हो जाता है। समझ में आया? और ओटी परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू का, तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा, पी आर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के बराबर। अब पी आर क्यू आर के बराबर हो जाएगा तो पी क्यू का क्या हो जाएगा, पी आर आधा हो जाएगा। और पी क्यू का हमारी लेंथ पता है कितना है, 8 है, तो आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू दे रखा था 8, तो पी आर और क्यू आर किससे बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। अब राइट ट्राइंगल की बात करें, ओ आर पी, ये वाला जो ट्राइंगल है ओ आर पी, ओ आर पी की बात करें तो इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इससे क्या होगा, ओपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओपी, या ओ आर आएगा, सॉरी ओपी तो दे रखा है ना, ओपी तो दे रखा है, ओ आर आ जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ से ओ आर निकाल सकते हैं। तो देखो ओ आर क्या आ रहा है, सॉल्व करके 3 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम अब उस फॉर्मूले के हिसाब से टीपी जो हो ना हमारा, टीपी उसको हम एक्स मान लेते हैं। इस टीपी को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला इसमें भी लगा सकते हैं हम। तो टीपी का स्क्वायर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर, इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, पी आर टी वाले ट्राइंगल में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस आर टी स्क्वायर। अब टीपी हमें पता है क्या है, टेंजेंट है। तो एंगल ओपीटी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ओपीटी 90 डिग्री हो जाती है। यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एक और। तो ओपीटी ट्राइंगल में, ओपीटी वाले ट्राइंगल में, ओपीटी समझ में आ रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें भी लगा देंगे पाइथागोरस। तो जब इसमें तुम पाइथागोरस लगाओगे सारे वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी इसमें हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो इससे क्या होगा, आर टी आ जाएगा 16/3। ठीक है, आर टी कितना हो गया, 16/3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी आर टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, इसमें पुट करने पे आंसर आ जाएगा आपका 20/3 सॉल्व करने पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना तभी समझ में आएगा। आते हैं अगले सवाल पे, एक्सरसाइज का। तो सवाल है एक्सरसाइज 10.2 का, लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कह रहा है किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पे अगर दो टेंजेंट है तो वो आपस में पैरेलल होते हैं, इसको प्रूव करो। तो करते हैं प्रूव। तो हमने मान लिया ए बी यहाँ पे हमारा डायमीटर है, समझ में, ए बी को डायमीटर मान लिया और दो टेंजेंट बना दिया पी क्यू और आर एस। पी क्यू और आर एस बना दिया हमने टेंजेंट, और उसका पॉइंट क्या लगा दिया, ए और बी। ठीक है, इस पॉइंट पे आपस में क्या हो रहा है, टेंजेंट बना रहे हैं। तो जो यहाँ पे रेडियस जो करेंगे हम ड्रॉ, इसमें जो ओ ए हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, आर एस के, और ओ बी जो है किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के। समझ में आ रहा है? तो एंगल ओ ए आर हमें पता चल चुका है, इससे क्या है, 90 डिग्री है। ओ ए आर 90 डिग्री है किसके, ओ ए एस के, ओ ए एस के। ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। एंगल ओ ए आर भी 90 हो गया, ओ ए एस भी 90 हो गया। एंगल इसमें भी क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी पी 90 हो जाएगा, ओ बी क्यू भी 90 हो जाएगा। तो हम ऑल्टरनेट इंटर एंगल से पता लगा सकते हैं कि एंगल ओ ए आर जो है वो ओ बी क्यू क्या है, बराबर है ऑल्टरनेट इंटर एंगल से, और ओ एस किसके बराबर है, एंगल ओ बी क्यू। सिंस ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल। तो अगर तुम ऑल्टरनेट इंटर एंगल को इक्वल कर देते हो तो लाइन वैसे ही आपस में पैरेलल हो जाता है। समझ में आया? अगला सवाल क्या लिखा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, जिसका कंसेंट्रिक सर्कल होता है जिसका मिड पॉइंट क्या हो, सेम हो, सेंटर जिसका सेम हो। तो रेडियस दे दिया इतना और इतना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो लार्जर
सर्कल का कॉर्ड बताना है जो स्मॉलर सर्कल को टच करे, यानी टेंजेंट बना है उस पर, तो इसका लेंथ बताना है। समझ में आया? तो हमने कंसेंट्रिक सर्कल पहले बना लिया। अब इस कंसेंट्रिक सर्कल के हिसाब से आप इसमें मैंने बता सकता हूँ कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू के। क्यों? क्योंकि ओ ए क्या यहाँ पे रेडियस है, ओ ए क्या है यहाँ पे रेडियस है। अब यहाँ पे देखो ये रेडियस ही परपेंडिकुलर है, तो मैं इसमें ट्राइंगल ओ ए पी में, इस वाले ट्राइंगल में लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हमें ये वाला साइड मिल जाए। समझ में? ये वाला साइड मिल जाए। तो हमने लगा दिया ओ ए का स्क्वायर जो होगा ओ ए स्क्वायर प्लस में ए पी का जो स्क्वायर होगा इसके, ये हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। ओ ए का स्क्वायर और ए पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओ पी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए पी आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? ए पी 4। अब ए पी 4 है तो ये भी तो 4 ही होगा। समझ में आ रहा है? क्यों होगा 4? क्योंकि ओ ए जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है पी क्यू के, और परपेंडिकुलर जब होता है तो इक्वल में बढ़ता है। तो कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है देखो। A quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribe a circle। ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल के ऊपर हर एक पॉइंट पे अटैच हो रखा है। तो तुम्हें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी जो है वो किसके बराबर है? ए डी प्लस बी सी के बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डी आर है, डी आर किसके बराबर हो जाएगा? डी आर किसके बराबर हो जाएगा? डी एस के बराबर हो जाएगा। ये लिख दिया टेंजेंट की वजह से। ऐसे सी आर किसके बराबर हो जाएगा? सी क्यू के बराबर हो जाएगा। बीपी किसके बराबर हो जाएगा? बीपी क्यू बी के बराबर। और ए पी किसके बराबर हो जाएगा? ए एस के बराबर हो जाएगा। ये रीजन है इसका टेंजेंट। अब सारे इक्वेशन को प्लस कर दो, यानी डी, तो अब हम ऐड कर देंगे सारे इक्वेशन को, सारे इक्वेशन को कर दो ऐड। इस साइड वाले इक्वेशन को भी ऐड कर दो, इस साइड वाले को भी ऐड कर दो और बराबर कर दो। तो अब यहाँ पे देखो डी आर सी आर सेम लग रहे हैं, और यहाँ पे डी आर इसमें भी आर है, इसमें क्या है? दोनों में पी है, तो इसको दोनों में ले लिया ब्रैकेट पे। ठीक है, और फिर इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। अब डी आर प्लस सी आर क्या बन जाएगा पूरा? डी आर प्लस सी आर क्या बन जाएगा? देखो डी आर और सी आर, तो क्या बन गया? ये सी डी बन गया, सी डी बन गया, या सी डी ले लिया। और बीपी प्लस एपी, यानी बीपी देखो ये बीपी प्लस एपी, बीपी प्लस एपी क्या बन गया? ए ए बी बन गया। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको डी एस ए एस को ले लिया ए डी, और सी क्यू प्लस बी क्यू के लिए बी सी, तो हो गया प्रूव। समझ में आया? अगला सवाल क्या बोल रहा है? इन फिगर 10.3 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट of contact C intersecting XY and at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB equals to 90 डिग्री, यानी AOB को 90 डिग्री बनाना है, इस वाले को 90 डिग्री को बताना है कि 90 डिग्री है। तो इसमें देखो, इसमें अगर मैं ट्राइंगल OPA की बात करूँ, ट्राइंगल OPA, इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें OP क्या हो जाएगा? OP किसके बराबर होगा? OP बराबर हो जाएगा किसके? OC के। OP OC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या है? रेडिया सेम है इसका, अगर मैं यहाँ पे रेडिया बनाऊँ तो। और AP किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर हो जाएगा। AP जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर हो जाएगा टेंजेंट की वजह से। और AO जो है वो क्या है? कॉमन हो जाएगा। AO क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। AO क्या हो जाएगा? कॉमन। समझ में आ रहा है? जब AO कॉमन हो गया इस ट्राइंगल में, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल OPA जो है, OPA ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, OPA और OCA ये वाला ट्राइंगल क्या हो सकता है? दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एस 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 रूल से। और एंगल POA जो है, POA ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल COA के, COA के। समझ में आया? COA के बराबर हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल OQB की बात करूं, OQB वो किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? OCB के, OCB। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच लेना आप। ठीक है, मैं खींच देता हूँ यहाँ पे, एक लाइन आपको खींचना है यहाँ पे। ठीक है, तो उस पर लाइन खींचोगे तो आ जाएगा। यहाँ से एक लाइन खींच लेना जिससे ट्राइंगल तुम्हें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब POQ यहाँ पे क्या है? हमारा POQ डायमीटर है, और डायमीटर है और एक स्ट्रेट लाइन भी है। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करूँ, जो ये वाला हमने निकाला और ये वाला एंगल POA और COA और QOB और COB, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? ये जो है तुम्हारा एंगल POA, पहले देखो POA कहाँ है? POA और COA, फिर उसके बाद जोड़ना पड़ेगा किसको? COB को भी जोड़ना पड़ेगा, COB को।
और साथ में क्यू ओ बी को भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पूरा कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। तो मैं सी ओ ए को डबल ले सकता हूँ इसको, क्योंकि पी ओ ए के बराबर है। पी ओ ए और सी ओ ए बराबर है तो इसको 2 सी ओ ए ले लिया, और सी ओ बी और क्यू ओ बी बराबर है तो इसको 2 सी ओ बी ले लिया। तो सी ओ ए प्लस में सी ओ बी 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यही तो करना था प्रूफ। समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखा है प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू। सवाल कह रहा है कि प्रूफ दैट द एंगल between two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। मतलब हमें बताना है कि जो एंगल है, एंगल APB और BOA, यानी ये वाला जो एंगल है APB और BOA, ये एक दूसरे के क्या सप्लीमेंट्री, मतलब इसको और इसको सम करके कितना आ जाना चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। समझ में? इस एंगल और इस एंगल को प्रूव करना है कि सम इनका 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। अब देखो ये जो मैंने फिगर बना रखा है यहाँ पे, ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ओ ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओ ए रेडियस है, तो ये पी ए जो है तुम्हारा, ओ ए जो रेडियस है, तो पी ए जो है ये हमारा पी ए के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट बना रहा है। तो एंगल ओ ए पी जो होगा, ओ ए पी 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली बी के साथ, ओ बी के साथ भी हो जाएगा ऐसे, तो पी बी के परपेंडिकुलर है, तो पी बी ओ बी पी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ओ ए पी कहा गया, ओ ए पी समझ में आया, और ए पी बी साथ में पी बी ओ और बी ओ ए, ये सबका सम कितना होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, ओ ए ये जो वैल्यू था हमने पुट कर दिया, ओ ए पी 90 डिग्री है, समझ में आया, ओ ए पी कितना है, 90 डिग्री है। ए पी बी नहीं दे रखा, पी बी ओ दे रखा है 90 डिग्री, ओ बी ए नहीं दे रखा, तीनों 60 के बराबर कर दिया हमने। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये 90 90 180 इधर आके माइनस हो जाएगा तीनों 60 में से, तो एंगल ए पी बी एंड बी ओ ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो प्रूव हो गया। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। इसमें रोम्बस प्रूव करना है, तो रोम्बस का इक्वल होता है अपोजिट साइड, ये बात पता होनी चाहिए पहले तो। अपोजिट साइड इक्वल होता है रोम्बस का, तो ए बी, अगर मैं ए बी की बात करूं यहाँ पे, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, और बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लिया। और टेंजेंट के हिसाब से देखा जाए तो डी आर किसके बराबर हो जाएगा, डी आर किसके बराबर हो जाएगा, टी एस के बराबर हो जाएगा। सी आर सी क्यू के बराबर हो जाएगा, बी पी बी क्यू के बराबर हो जाएगा, ए पी ए एस के बराबर हो जाएगा। ये सब टेंजेंट के बेस पर है। अब सारे टेंजेंट को क्या कर दो, जोड़ दो, इस साइड वाले को भी जोड़ दो और इस साइड वाले को भी जोड़ दो, जोड़ दिया हमने, लिख दिया यहाँ पे। फिर से वही करेंगे, डी आर और सी आर मिला के क्या बना रहे हैं, डी सी बना रहे हैं, लिख दिया हमने। ए बी ये बना रहा था, सारे वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। अब इसमें अगर मैं इस वैल्यू में, ए बी इक्वल्स टू सी डी है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ऑन पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन द इक्वेशन, यानी सी डी और ए बी, सी डी क्या लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं, ए बी लिख दिया तो 2 ए बी हो जाएगा, ये 2 ए बी हो गया, समझ में आ रहा है। और ये हो जाएगा 2 बी सी, ए डी की जगह मैंने बी सी लिख दिया, 2 बी सी हो गया। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। इसे इक्वेशन थर्ड मान लो। अब सारे इक्वेशन को कर दो कंपेयर, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा, बी सी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर क्या हो जाएगा, डी ए बी। अच्छा, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, रोम्बस है, सॉरी ये रोम्बस था, ओके, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होते हैं, इससे सारे साइड इक्वल हो गए। ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी, ए बी बी सी के बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, और डी ए के बराबर हो जाएगा। रोम्बस में एवरी साइड्स आर इक्वल। बच्चों आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जिसका आने का चांस बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के सवाल से। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 4 cm and angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो मतलब ये वाला भी एरिया लेना है और ये मेजर वाला भी लेना है, ठीक है, दोनों का निकालना है। तो रेडियस कितना दे रखा है 4, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, थीटा अपॉन में 316 में पाई आर स्क्वायर। सारे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर का निकालते हैं, यानी मेजर वाले का।
तो ये 30 है तो बाकी कितना एंगल बच जाएगा, 360 होता है टोटल इसका एंगल, तो 360 से माइनस कर दो, 360 से माइनस किया तो 330 आया, तो सारे फॉर्मूले में लगा दो, पुट कर दो सारी वैल्यू, आंसर आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर से एक एग्जांपल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, मतलब इसका एरिया निकालना है, जो ब्लूइश पार्ट दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, इसका एरिया निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 21 और एंगल ए ओ बी दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, तो पहले सेक्टर का, अच्छा ये निकलेगा कैसे, पहले सेक्टर का हम निकाल लेंगे और ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों का एरिया निकाल के आपस में माइनस कर दो, बचा हुआ ही रहेगा, इस वाले पोर्शन का निकालना है। तो पहले सेक्टर का निकाल लेते हैं, ओ ए वाई बी वाला सेक्टर, तो थीटा अपॉन में 360 वाला फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर लगा के सॉल्व कर दिया हमने, आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, पर ट्राइंगल के एरिया के लिए हमें बेस पता होना चाहिए। अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 21 से 21 है, बीच में मैंने एक सिमेट्रिकल लाइन खींच दी। अब एम क्या हो गया, इसके लिए मिड पॉइंट हो गया ए बी के लिए, तो जब मिड पॉइंट है तो बी एम किसके बराबर हो जाएगा, ए एम के बराबर, और हाफ क्या हो जाएगा, ये ए बी के, इस ए बी का हाफ हो जाएगा ना, ए एम और बी एम, समझ में आ रहा है। तो एंगल, ये जो एंगल है कौन सा, ओ एम बी 90 डिग्री होगा और ओ एम ए भी 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों 90-90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमने मिड पॉइंट कर दिया इसमें। ओके, समझ में आ रहा है। अब आगे करते हैं, अब क्या करना है, दो ट्राइंगल हमें दिख रहा है, ओ एम ए और ओ एम बी, तो इसमें मैंने साइन ओ लगा दिया, तो ए एम अपॉन में ए हो जाएगा, साइन 60 होगा, क्योंकि क्योंकि ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 120 है तो मिड पॉइंट से काटा तो 60 डिग्री हो गया, साइन 60 लगा, ए एम अपॉन में ए ओ आया, यहाँ से आपका ए एम आ जाएगा √3/2 इंटू में 21। ठीक है, ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में भी लगाएंगे, कॉस ओ, ठीक, कॉस थीटा बोल लो, कॉस ओ बोल लो, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 या थीटा आना चाहिए, वैसे ओ नहीं होगा थीटा होगा, ठीक, कॉस 60 हो जाएगा, ओ एम अपॉन में ए ओ, इसमें वैल्यू पुट करेंगे सारे, ओ एम अपॉन में ए ओ दे रखा है 21, कॉस 60 होता है 1/2, यहाँ पे साइन 60 था √3/2, इन सब की वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया ओ एम हो गया 21/2। अब हम कह सकते हैं ए एम जो है हाफ है ए बी के, तो 2 ए एम कितना हो जाएगा, ए बी के बराबर, तो ए बी भी कितना हो जाएगा, 2 ए एम के बराबर हो जाएगा। अब इस वैल्यू की ये वाली जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो ए बी वाले में, ठीक है, तो इनमें जब वैल्यू पुट करो तो ए बी की वैल्यू आ जाएगा 21√3। अब 21√3 आ गया, तो अब लगा सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस हमारा ए बी था, अब ए बी आ चुका है 21√3, ठीक है, 21√3 ए बी ले लिया हमने, और ये हाइट कितना आ जाएगा, ओ एम कितना हो जाएगा 21/2, क्योंकि ओ एम ये ट्राइंगल का चाहिए था हमें, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब क्या करेंगे, सेगमेंट के लिए सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो आंसर आ जाएगा दिस वन, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके, इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना तभी समझ में आएगा। अब बारी है एक्सरसाइज 11.1 की। क्या लिखा है सवाल में, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस निकाल सकते हो, क्योंकि 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, 2 पाई आर को 22 के बराबर कर दो, आर आ जाएगा यहाँ पे 11/पाई। ठीक है, हमें क्वाड्रेंट निकालना है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, ठीक है, 1/4 हिस्सा निकालना है सर्कल का। अब 1/4 हिस्सा कितने एंगल में होगा, 90 डिग्री का, यानी ये भी टाइप का सेक्टर है, तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, थीटा अपॉन में 360 यानी 90 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, सारे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे। अगला सवाल है घड़ी वाला, क्वेश्चन में क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मतलब ये टाइप का इसका रेडियस हो गया, 14 सेंटीमीटर मिनट हैंड है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट बाद जो एरिया आएगा, मतलब ये भी एक टाइप का सेक्टर ही बन रहा है, 5 मिनट बाद, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो 5 मिनट बाद जो एंगल बन रहा है उसका एरिया बताना है, इस पूरे सेक्टर का कितना होगा। तो पहले हमें पता है 60 मिनट में कितना एंगल बनता होगा, टोटल 360 बनता होगा, तो पहले 1 मिनट का निकाल लेते हैं। 1 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और हमें 5 मिनट का चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो 30 डिग्री हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, थीटा आ गया 30 डिग्री, वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड an angle 60 degree at the center, find the length of the arc, area of the sector formed by the arc and area of the segment formed by the corresponding chord। ठीक है, तो पहले आर्क का निकालते हैं लेंथ, तो आर्क का जो लेंथ निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 362 पाई आर, थीटा ऑलरेडी दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, सारे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, तो पहले का आंसर आ गया।
अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ओएसीबी का, तो 60 डिग्री इसमें भी लगा दो तो आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए सेगमेंट। सेगमेंट में हमेशा ही दिक्कत होता है। सेगमेंट में क्या करना पड़ता है, हमें पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ता है। निकाल लेते हैं भाई ट्राइंगल का एरिया। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में क्या लिखा हुआ है, एंगल ओएबी जो है ओबीए के बराबर, मतलब ये एंगल है ना वो इस एंगल के बराबर है। अब देखो ये एक एंगल दे रखा है मैं, ये 60 डिग्री। अब इस एंगल को पता लगाते हैं पहले, तो क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ओ ए बी ओ बी ए के बराबर क्यों है, क्योंकि ओ ए और ओ बी का लेंथ सेम है, ये रीजन है इसका। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओ ए बी का डबल, क्योंकि ओ बी ए की जगह में भी हम ओ ए बी लिख सकते हैं। ओ ए बी लिख सकते हो तो हो जाएगा आंसर ओ ए बी का 60 डिग्री। अब देखो ये भी 60 है ये भी 60 है, तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। लगाया, वैल्यू पुट किया, ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। अब क्या करेंगे, सेक्टर में से माइनस कर देंगे किसको, ट्राइंगल को, ट्राइंगल के एरिया को, तो आंसर आ जाएगा ये। ओके, अगला सवाल क्या लिखा है, घोड़े वाला सवाल है ये तो। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर। ठीक है, देखो इसको बांध दिया घोड़े को। शेप कैसा है फील्ड का, स्क्वायर शेप है, मतलब एक खेत है स्क्वायर शेप का। 15 मीटर का साइड है उसका, और लॉन्ग रोप है 5 मीटर का, मतलब रस्सी की लेंथ है 5 मीटर। तो हमें बताना था एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब कहाँ तक घोड़ा जो है चढ़ सकता है वहां पे, ये बताना है। और उसके बाद बताना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि अगर रोप 10 मीटर होता तो कितना चढ़ पाता, कितना इंक्रीज हो रहा है ये बताना है। तो माइनस कर देंगे उसके में से, 5 वाले में से 10 को। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं जितना था 5 मीटर के हिसाब से। तो अगर मैं 5 मीटर के हिसाब से बात करूँ तो ये लगा दोगे थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। एंगल इसका 90 डिग्री रहेगा क्योंकि ये है स्क्वायर, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है। तो वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि लेंथ इसकी 10 मीटर होती है लंबी, तब कितना ज्यादा एरिया को कवर करता है। तो पहले 10 मीटर का निकाल लो, 10 मीटर का निकाल लिया, फॉर्मूले में आ गया आंसर 78.5 मीटर स्क्वायर। अब माइनस कर दो इसको इसमें से, 10 वाले को 5 वाले से माइनस कर दो, बचेगा कितना 58.875, यानी इतना एरिया ज्यादा चढ़ रहा है वो। ठीक है, सवाल लिखा अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल with a diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in the figure. तो बताना है the total length of the silver wire required, मतलब total length निकालना है पहले, यानी total length कैसे निकाल सकते हैं हम, circumference के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर बताना है area of each sector का एरिया निकालना है। तो सर्कमफेरेंस से तो हमें हमारा बाहर का आएगा सिर्फ ब्रॉच की लेंथ, हमें तो अंदर का भी निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले तो रेडियस देख लो कितना है, 35 mm कितना ये है डायमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 35/2। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर, आंसर आ गया 110 mm। अब लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा 110 में, देखो 5 5 का क्या है ये, ठीक है 5 टोटल, ये 5 क्या है डायमीटर है, टोटल 5 डायमीटर है इसके अंदर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 35 से। ठीक है 35 mm का एक है ना, इसलिए 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 110 से प्लस कर देंगे, तो टोटल लेंथ आ जाएगी 285 मिलीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है हर एक सेक्टर का, हर एक सेक्टर का एरिया निकालोगे तो टोटल कितने सेक्टर है, 10 सेक्टर है, और 360 होते हैं पूरे सर्कल का, तो 10 से डिवाइड कर दो तो 36 डिग्री का एक सेक्टर हो गया। लगा दिया फॉर्मूला, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, आंसर आ गया 385/4 mm स्क्वायर। ओके, आते हैं आखिरी सवाल पे, अम्ब्रेला का क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस। ठीक है 8 रिब्स है इसके अंदर, ये 1 2 ऐसे करके 8 है टोटल। एज्यूम करना है कि अम्ब्रेला फ्लैट है और जिसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला का बताना है एरिया। तो एरिया ऑफ द रिब कितना हो जाएगा, पहले एरिया ऑफ अम्ब्रेला निकाल लो, उसका 1/8 हो जाएगा एरिया ऑफ रिब। एरिया ऑफ रिब कैसा निकलेगा, एरिया ऑफ अम्ब्रेला का 1/8, क्योंकि टोटल 8 रिब्स है इसके अंदर, रेडियस है 45 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें सर्कल एज्यूम करना है इसको। तो आंसर आ गया आपका ये, इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया। अब एरिया ऑफ रिब निकालेंगे तो 1/8 इंटू में एरिया ऑफ अम्ब्रेला। ठीक है, तो 1/8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो कितना 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बच्चों आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जिसके आने के चांस बोर्ड में सबसे ज्यादा है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या लिखा है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। ठीक है, हेमिस्फेयर का डिप्रेशन है, इसमें धसा हुआ है इसमें हेमिस्फेयर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है, हाइट है 1.45 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो देखो ये एक सिलेंडर ही दिख रहा है आप लोगों को। तो सिलेंडर में ऊपर से ओपन है तो मतलब इसमें सी एस ए लगेगा। सी एस ए ऑफ सिलेंडर कर दिया हमने, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर कर दिया। दोनों को ऐड कर देंगे फॉर्मूला लगा के, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर। अब इसमें सारे वैल्यू पुट करो। देखो हाइट इसमें मीटर में है तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदल देना। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 145 आ जाएगा और रेडियस तो 30 सेंटीमीटर था। इन सारी वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था इसका आंसर। अब है 12.1 की बारी। इसमें देखो क्या लिखा है, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. मतलब दो क्यूब को जोड़ दिया पहले। ठीक है, दो क्यूब को जोड़ने के बाद उसका टीएसए बताना है एंड टू एंड जोड़ने के बाद। तो पहले तो हमें साइड पता होनी चाहिए, यानी एज पता होनी चाहिए क्यूब का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एज का क्यूब। एज का क्यूब यानी 64 दिया रखा है तो एज क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे 64 को, क्यूब रूट कर देंगे 64 का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एज आ गया 4 सेंटीमीटर। जब एज 4 होगा तो ये भी नीचे भी 4 होगा तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो हाइट हो जाएगी इसकी 8 और यहाँ पे क्या है 4 ही रहेगा, लेंथ और ब्रेथ 4 ही रहेगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया लगा दो यहाँ पे 2 LB प्लस BH प्लस HL। सारे वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अगला सवाल है, क्या लिखा है, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर पे कोन लगा दिया है। टोटल हाइट बता रखा है टॉय का 15.5 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यानी इस बार भी टोटल सरफेस एरिया के लिए भी सी एस से ही लगेगा, क्योंकि यहाँ से ये इसका जो फेस है, फेस यहाँ से क्लोज हो चुका है तो हमें यहाँ पे भी सी एस ए का ही लगाना पड़ेगा। तो कौन कौन से सी एस लगेंगे, कोन के सी एस ए और हेमिस्फेयर का। ठीक है, कॉनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट। फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए ऑफ कोन का पाई आर एल और सी एस ऑफ हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। उससे पहले देखो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी, स्लैंट हाइट की। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। रेडियस रेडियस कितना है हमारा यहाँ पे, रेडियस कितना दे रखा था आपको 3.5। तो 3.5 है रेडियस, तो 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, वो लिख दिया हमने। हाइट कितना है, इस कोन का हाइट कितना होगा 12 होगा, क्योंकि टोटल 15.5 था तो 3.5 में से हमें माइनस करना पड़ेगा रेडियस को, तो बचेगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करने पे आया 25/2। ये आ गया स्लैंट हाइट। ठीक है, बाकी सब चीजें आपको पता ही है, सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आंसर आ जाएगा 214। ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स था जिसका साइड था 7 सेंटीमीटर, सर माउंटेड बाय हेमिस्फेयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा दिया। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। मतलब इस हेमिस्फेयर का ज्यादा से ज्यादा कितना डायमीटर हो सकता है बताना है आपको, और बताना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया भी बताना है। ठीक है, तो फिगर से पता चला अगर मैं इसमें कोई हेमिस्फेयर को लगाऊं, सर माउंटेड करूं, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसके एज के बराबर, यानी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, यानी 3.5 हो जाएगा। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। ठीक है, टीएसए लगा दो। टीएसए के लिए क्या लगाएंगे इसमें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, फिर सी एस ए ऑफ क्या लगा देंगे, हेमिस्फेरिकल पार्ट, और माइनस कर देंगे किसको, इसके बेस को, क्योंकि बेस यहाँ से क्लोज हो चुका है। तो बेस कैसा होगा इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का, सर्कुलर हो, तो यानी पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो लगा दो, टीएसए क्या होगा इस क्यूबॉइड का, 6 एज का स्क्वायर प्लस में हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे बेस का पाई आर स्क्वायर।
इसको माइनस कर देंगे, सारे वैल्यू को यहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 22.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। मतलब सेम हाइट का एक कोन है, ठीक है, तो उसको हटा दिया गया इसमें से और डायमीटर भी उसका सेम है, होलो कर दिया, मतलब निकाल दिया इसमें से काट पीट के। तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो बच जाएगा उसका टीएसए क्या होगा। तो पहले देखो डायमीटर 1.4 है तो रेडियस हो जाएगा 0.7, इससे हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, ठीक है, एल कैसे निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, लगाया फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट करके आ गया 2.5। अब जो रिमेनिंग सॉलिड है उसमें क्या लगाएंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ कोन और बेस, जो बेस है हमारा, ठीक है, बेस क्या पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल का एरिया, सारे वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है, सारे वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा 17.60 यानी अप्रॉक्स 18, तो आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। समझ में आ रहा है, एक वुडन आर्टिकल है जिसमें से हेमिस्फेयर निकाल दिया गया दोनों साइड से as shown in figure। if the height of the cylinder is 10 centimeter, सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर and its base is radius for 3.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, हमें बताना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए भी इस बार भी क्या लगाएंगे हम, सी एस ए लगा देंगे, किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का और हेमिस्फेरिकल पार्ट का, लेकिन दो हेमिस्फेरिकल पार्ट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सी एस सिलेंड्रिकल पार्ट और 2 इंटू में सी एस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, सारे वैल्यू को पुट करो आंसर आ जाएगा 119 पाई यानी 17 इंटू में 22 अपॉन में 7 करके आ जाएगा आंसर आपका 374 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। तो देखो एग्जाम्पल का सवाल है, इसमें लिखा शांता ना एक इंडस्ट्री चला रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री चला रहा है जिसमें क्यूबॉइडल शेप के ऊपर एक हाफ सिलेंडर सरमाउंटेड है। समझ में आ रहा है, हाफ सिलेंडर, फुल नहीं हाफ सिलेंडर, जिसमें डायमेंशन दे रखा है इसका क्यूबॉइड का 7 मीटर 15 मीटर और 8 मीटर हाइट, और वॉल्यूम बताना है कितना ऑक्यूपाई कर पाएगा ये पूरा शेड इंडस्ट्री जो भी है, ठीक है। फिर बताना है कि इसमें अगर एक मजदूर यानी एक जो वर्कर है इसमें 0.08 मीटर क्यूब कर रहा है, तो बताना है 20 वर्कर जब करेगा तो कितना स्पेस बच जाएगा इसके अंदर, इस शेड के अंदर कितना स्पेस बच जाएगा। तो ये शेड में हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सिलेंडर का भी, लेकिन हाफ सिलेंडर का, प्लस में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगा दिया हमने फॉर्मूला, सारे वैल्यू पुट किए आंसर आ गया 1128.75 मीटर क्यूब। अब टोटल स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है मशीनरी, 300 मीटर क्यूब, और एक वर्कर कितना काम कर रहा है 0.08, तो 20 कितना करेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 मीटर क्यूब है, तो टोटल मतलब मशीन को और वर्कर के स्पेस को जोड़ देंगे, तो जोड़ के और इसके वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, तो स्पेस जो बच जाएगा यानी जो वॉल्यूम बच जाएगा वो बचा 827.15 मीटर क्यूब। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो देखो एक और क्वेश्चन आ गया एग्जांपल का, लिखा है अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास। तो ग्लास कितना खतरनाक है, मतलब जूस यहीं तक यहाँ से ही स्टार्ट होगा भरना, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, यानी ए पेरेंट का भी निकालना पड़ेगा। ए पेरेंट का मतलब होता है जो दिखने में है कैसा लग रहा है, और एक्चुअल में क्या होगा हेमिस्फेयर में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, हेमिस्फेयर में से माइनस करना पड़ेगा। तो पहले ए पेरेंट निकाल लेते हैं। ए पेरेंट के लिए टोटल ये जो तुम्हें दे रखा है इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच से निकाल दिया, आ गया इतना, पर एक्चुअल में कितना होगा इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का, ठीक है। रेडियस दे रखा था कितना 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर तो रेडियस हो जाएगा 2.5, तो लगा देंगे हम इसमें, तो हेमिस्फेयर का भी आ जाएगा वॉल्यूम। अब एक्चुअल क्या होगा, जो ये वाला वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर दो हेमिस्फेयर को, तो एक्चुअल आ जाएगा 163.54, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। तो बारी है अब एक्सरसाइज 12.2 की। इसमें देखो क्या लिखा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, मतलब कोन उल्टा हो रखा है, जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ऊपर से खुला हुआ है। अब इसमें क्या भर रहे हैं हम, पानी भर रहे हैं। व्हेन लेड शॉट ईच ऑफ रेडियस, अब पानी भरने के बाद इसमें जब हमने लेड शॉट मारा, इसमें जब लेड शॉट मारा जिसके रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर,
तो क्या हुआ, 1/4 पानी बाहर आ गया, इसमें से 1/4 वाटर बाहर आ गया इस कोन से। तो हमें बताना है कितने लेड शॉट ड्रॉप हुए होंगे वेसल्स के। तो जितना पानी बाहर आएगा उतना ही लेड शॉट हुआ होगा। समझ में आ रहा है, जितना पानी बाहर आया होगा उतना ही तो लेड शॉट हुआ होगा। तो हाइट को हमने क्या ले लिया, 8 सेंटीमीटर दे रखा था आपको। कोन के रेडियस को R1 मान लो 5 सेंटीमीटर, और लेड शॉट के जो रेडियस था उसको R2 मान लो 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और n नंबर ऑफ मान लो लेड शॉट गया है इसके अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ जो वाटर स्पेल्ड हुआ है, बाहर गिरा है, तो 1/4 हुआ था कोन के, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इन लेड शॉट के। तो n नंबर था तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करो, ठीक है। सारे वैल्यू जब पुट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, ठीक है। तो ये हो गया, तो टोटल 100 है हेड शॉट। क्लियर है। बारी आखिरी सवाल की, क्या लिखा है इसमें, अ सॉलिड iron pole consist of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter दे रखा है 24 centimeter which is surmounted by another cylinder height 60 centimeter। अब देखो दो सिलेंडर अलग अलग शेप और साइज का है। तो तुम्हें बताना है फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास बता रखा है कितना होगा, पोल का मास बताना है। और बता रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास ऐड हो रहा है, पाई की वैल्यू इतनी लेनी है। तो अब फिगर से ऑब्जर्व कर सकते हो, मान लो इसकी हाइट है h1 220, और इसकी हाइट h2 मान लो, ठीक है 60, और इसके रेडियस R1 मान लो, इसके रेडियस R2 मान लो, सब दे रखा है आपको। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। लगा दिया हमने फॉर्मूला, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया कितना ये। लेकिन हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 8 ग्राम है। तो इतने में कितना होगा, इतने में कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से, तो आंसर आ जाएगा कितना, इतने ग्राम आ जाएंगे, ठीक है। कितना लिखा है 89,000, आई थिंक 89 नहीं, 8,92,262 ग्राम है, 8,92,262 ग्राम है। तो केजी में बदल देंगे इसको, तो आ जाएगा आपका 892 किलोग्राम, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बच्चों आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जिसके आने के चांस बोर्ड में सबसे ज्यादा है इस बार। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। मीन पॉकेट अलाउंस दे रखा है इसका 18। तुम्हें बताना है फ्रीक्वेंसी क्या होगा मिसिंग वाला, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो करते हैं इसे सॉल्व। तो पहले हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं सबका, क्योंकि मीन के फॉर्मूले से ही निकलेगा ये। क्लास मार्क निकाल लिया हमने। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर प्लस लोअर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा क्लास मार्क। हमने सबका क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क के बाद 18 को हमने एज्यूम मीन मान लिया, यानी ए मान लिया, एज्यूम्ड मीन ए मान लिया इसको हमने, ठीक है। तो इसको इससे माइनस करना होता है, इसके लिए डी निकाल लेंगे हम। डी निकाल लिया सारे। डी निकालने के बाद एफ आई डी आई का एक अलग कॉलम बना लेंगे। एफ आई डी आई का एक अलग कॉलम बनाने के बाद उसको क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने पे आ गया 2f माइनस 40। सेम एफ आई का सम निकाल लो, तो आ रहा है 44 प्लस में एफ, यानी हमें सम एफ आई मिल गया 44 प्लस एफ, एफ आई यू आई मिल गया 2f माइनस 40। मीन का ये वाला फॉर्मूला लगा लो, एफ आई डी आई सिग्मा वाला, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई ए प्लस, ठीक है। तो ए कितना है 18, और मीन भी हमारा 18 है, तो मीन से एज्यूम्ड मीन कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 2f है, इसको इधर भेज दो, और ऐसे करते करते अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा f20, यानी फ्रीक्वेंसी आ गया 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 20। तो ये था इसका आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड, यानी एब्सेंट स्टूडेंट के रिकॉर्ड है 40 स्टूडेंट्स है of a class for the whole term. Find the mean numbers of days a student was absent. यानी मीन बताना है कितने दिन एब्सेंट हुए थे, एवरेज डेज निकालने हैं आपको, ठीक है। तो ये कॉलम को एक्सपेंड करते हैं, क्लास मार्क निकाल के देखो, ये रहा। हमने पहले क्लास मार्क निकाल लिया, क्लास मार्क निकाल लिया एक्स आई, सबका क्लास मार्क निकाल लिया। कैसे निकालते हैं, अपर प्लस लोअर अपॉन में 2 करके हमने क्लास मार्क निकाल लिया। फिर डी आई भी निकाल लिया। एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया 17 को एज्यूम्ड मीन मान लोगे। 17 में से सब इसको माइनस करना है, इसको ही माइनस करना है, सबको 17 में से माइनस कर देना। तो ये डी आई का अलग कॉलम बन जाएगा आपका, ठीक है। जब डी आई आ गया तो एफ आई डी आई भी निकाल लो। एफ आई डी आई यानी एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके एफ आई डी आई का भी कॉलम बन गया। अब सम निकाल लो एफ आई का। एफ आई का सम आ रहा है 40, एफ आई डी आई का सम आ रहा है माइनस का 181, ओके। यानी हमें एफ आई डी आई भी मिल गया, एफ आई भी मिल गया। तो फॉर्मूला लगा दो ये वाला, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सबको जोड़ दिया
सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका 12.48। तो मीन नंबर ऑफ डेज है 12.48 जिसमें स्टूडेंट्स एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्या लिखा है देखो 13.2 है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन। मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। ठीक है, दोनों निकालना है इस बार आपको, मीन और मोड दोनों निकालना है। चलो करते हैं इसका। तो ये कॉलम दे रखा है आपको, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो मोड कैसे निकालते हैं, हमें देख सकते हैं इस कॉलम के अंदर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है, इस वाले में सबसे ज्यादा 10 है फ्रीक्वेंसी। और इसका ये कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, 30 से लेके 35 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 30 से 35 स्टूडेंट पर टीचर के बीच में आ रहा है 10, समझ में आया, 10 स्टेट है इसके। तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, ये इसका मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मॉडल क्लास माना जाएगा, समझ में आया। क्लास साइज क्या हुआ, इनके बीच का डिफरेंस देख लो, 5 है तो h हो जाएगा क्लास साइज। मॉडल डिफरेंस हो गया 30 से लेके 35। लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट क्या होगा इसका, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है भाई, देख लो लोअर लिमिट क्या है, 30 है तो 30 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी f1 क्या हो जाएगा, जब ये 10 है तो ये f1 हो जाएगा। f0 क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला हो जाएगा 9 और इसके नीचे वाला हो जाएगा f2। ठीक है, f2 हो गया 3। अब मॉड का फॉर्मूला होता है ये L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। सारे वैल्यू हमने कर दिए पुट। ठीक है, सारे वैल्यू पुट किया, L मतलब है लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है L। तो हमने सारे वैल्यू जब पुट किया तो सॉल्व किया तो आंसर आ गया 30.6। तो अब मीन की बारी है, मीन कैसे निकालेंगे, तो पहले हम निकाल लेंगे xi। xi निकाल लेते हैं पहले, xi तो क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क हमने अपर प्लस लोअर को सम करके निकाल लिया क्लास मार्क। क्लास मार्क के बाद डी निकाल लो, एज्यूम्ड मीन हो जाएगा इसमें 32.5, तो 32.5 में से माइनस कर दो xi को, तो डी आ जाएगा। सारे डी हमने निकाल लिए। डी के बाद क्या निकाल लो, यू निकाल लो। यू को करने का सबसे आसान तरीका है, जहां पे जीरो आ रहा है ना उसके सामने जीरो, बाकी -1 -2 -3, नीचे भी 1 2 3 4 कंटिन्यूसली नंबर लेके जाना है, आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और फिर एफ आई यू आई का सम करना है, एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करके फिर इसको सम कर दो, तो आ गया एफ आई यू आई -23। अब ये मीन का ये वाला फॉर्मूला लेगा इस बार। ठीक है, एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई इंटू में एच ए प्लस करके। ठीक है, तो ये इसमें सारे जब वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है, इसका सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा 29.22। समझ में आया। तो एवरेज टीचर स्टूडेंट का रेशियो है 29.2। देखो सवाल में लिखा है द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, यानी मीडियम वाला सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी इसका 100 दे रखा है, तो x और y की वैल्यू बता दी इस फ्रीक्वेंसी में। तो मीडियम वाला क्वेश्चन है तो हमें CF पहले फाइंड करना पड़ेगा। चलो CF फाइंड करते हैं। तो CF फाइंड कर लिया हमने, 2 के सामने 2 लिख दिया, 5 है तो इसको ऊपर वाले से ऐड कर देंगे, 7 आ जाएगा। फिर इसको इससे ऐड करेंगे तो 7 प्लस एक्स, फिर ओवरऑल 12 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। ऐसे टोटल तुम ऐड करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। अब इनका सम दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 100, यानी n दे रखा है हमें 100। जब n 100 दे रखा है तो ओवरऑल 76 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब 100 के बराबर है तो x प्लस वाई हो जाएगा 24। इसको इधर ले आया, माइनस कर दिया। हमें मीडियन दे रखा है 525, जो किसके बीच में आ रहा है, 500 और 600 के बीच में आएगा। जब 500 और 600 के बीच में, यानी हमारा ये वाले क्लास इंटरवल पे ही हमें फोकस करना है। तो 500 से 600 के बीच में जो L है, यानी लोएस्ट क्लास कितना है, 500 है। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी इसमें 20 लोगे क्योंकि ये इसके बीच में आ रहा है। और CF इसका लेंगे 36 प्लस में x, समझ में आ रहा है। CF क्या ले लेंगे 36 प्लस में x, और h की वैल्यू क्या है 100, इनके बीच का गैप। मीडियन का हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एन बाई 2 माइनस CF अपॉन में F का इंटू में h कर देंगे, तो ये आ जाएगा मीडियन का फॉर्मूला। सारी वैल्यू पुट करो। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जब x आ जाएगा 9, ठीक है, जब x 9 आ रहा है तो हम किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने मान लो किसमें पुट कर दिया, n प्लस वाई वाले में। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट n प्लस वाई इक्वल टू 24। ये समझ में आ रहा है। x प्लस वाई 24 था, हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू यहाँ पे 9 ले ली, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये था इसका आंसर। आई होप समझ आ रहा हो आप लोग को।
तो बारी है एक्सरसाइज 13.3 की। क्वेश्चन में लिखा है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years. ये है आपका सवाल। तो एज आपको देख सकते हो कि इसमें इंटरवल नहीं दे रखा है, बस बता दिया कि बिलो 20 है, बिलो 25 है। तो इसको, इस टेबल को हम क्लास इंटरवल में पहले कन्वर्ट करेंगे। हमने कन्वर्ट कर दिया 18 से मिनिमम लेके, 18 से 20 है दो लोग, 20 से 25 का हो जाएगा, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, ऐसे नेक्स्ट वाले को ऊपर वाले से माइनस कर देंगे, ठीक है। 45 को 24 से करेंगे, 78 को 45 से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमारे सारे फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे। एफ आई आ गया तो अब सी एफ निकाल लो। सी एफ कैसे निकालते हैं, 2 है तो उसके अगले वाले को जोड़ दो, 6 आ जाएगा, फिर अगले वाले से जोड़ो, ठीक है, 24 आएगा। ऐसे सारे जोड़ दोगे, लास्ट में क्या आ रहा है, एन की वैल्यू आ रहा है 100, एन आ चुका है 100। क्लास इंटरवल अगर एन 100 आ रहा है तो अगर मैं इसका एन बाय 2 निकालू तो क्या आएगा, 50 आएगा। और 50 किस में आ रहा है, 35 से 40 के बीच में, 50 है ना, 35 से 40 के बीच में आ रहा है आपका। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हमारा, 35 से 40, 35 से 40 हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। लोअर लिमिट इसका है 35, क्लास साइज है एच, यानी 5 है वो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। सी एफ कितना हो जाएगा इसका, 45 हो जाएगा। सी एफ हमें इसको 45 लेना है, 33 क्योंकि इसके भी इसके पास आसपास आ रहा है। ओके, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2 सी एफ बाय एफ इंटू में एच। सारी वैल्यू पुट कर दो, एल की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। एन बाय 2 यानी 50 हो जाएगा, ये हमने लगा दिया यहाँ पे। तो वैल्यू सारी पुट करोगे, आंसर आ जाएगा 35.76। तो मीडियन एज कितना हो जाएगा, 35.76 ईयर्स, ठीक है। तो वीडियो होता है समाप्त यहाँ पे, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। बच्चों आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जिसके आने के चांस बोर्ड में सबसे ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें, देखो, सबिता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे। इग्नोर करना है हमें लीप ईयर को, तो पहले सेम बर्थडे का निकाल लेते हैं, फिर 1 में से माइनस कर देंगे तो डिफरेंट का आ जाएगा। तो सेम बर्थडे के लिए क्या करेंगे, हमें पता है टोटल कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं एक साल में, और सेम बर्थडे आने का चांस एक ही है, एक पॉसिबल होगा, 1/365 आ गया आंसर। अब डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 में से माइनस किया हमने, तो इसको सॉल्व किया इक्वेशन को, तो आंसर आ गया 364/365। ओके, क्वेश्चन लिखा है देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल whom 25 आर गर्ल्स 15 आर बॉयज। 40 स्टूडेंट है, 25 गर्ल्स है, 15 बॉय है। क्लास टीचर ने क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए सिलेक्शन की है, तो इसमें बताना है शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन सेपरेट कार्ड, ठीक है, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, देन शी पुट कार्ड इन द बैग एंड स्ट्रीट्स देम थ्रूली। तो बताना है आपको कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि उस कार्ड पे नेम होगा गर्ल्स का या बॉय का। तो हमें पता है 25 गर्ल है तो 25 कार्ड गर्ल्स के लिए हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 है, तो प्रोबेबिलिटी कार्ड विथ नेम ऑफ अ गर्ल आ जाएगा 25/40। ओके, इसको कार्ड हो गया तो आंसर आ जाएगा 5/8, ये प्रोबेबिलिटी आ गया। अब हम क्या करेंगे, बॉयज के लिए निकालेंगे। तो बॉयज टोटल कितने, 15 है, तो 15/40 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/8। तो ये था इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, ठीक है, 2 कॉइन को उछाला है, 1 रुपए का सिक्का और 2 रुपए का सिक्का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। तो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कौन कौन सा आ सकते हैं, या तो दोनों हेड आएंगे, या एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड, या दोनों टेल। टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 4 आउटकम्स हो गए। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड देखो सब में है, सिर्फ इसको छोड़ के, यानी टोटल 3 आउटकम्स है जिसमें एक हेड है, तो 3/4 हो जाएगा आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, 88 आर गुड, 8 है माइनर डिफेक्ट, ठीक है, माइनर डिफेक्ट है 8 में, और 4 में मेजर डिफेक्ट है। जिम्मी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट which have major defect. One shirt is drawn at random from the cartoon. What is the probability that it acceptable to Jimmy? Jimmy, ठीक है, तो जिमी के लिए एक्सेप्टेबल कौन होगा, जो गुड है। हमने अभी पढ़ा था गुड वाली जिमी रख रही है अपने पास सारे शर्ट को जो गुड है। तो टोटल शर्ट है 100,
तो गुड शर्ट कितने 88 है 88, तो 88 अपॉन में 100 आ गया 0.88। नेक्स्ट उसकी बारी है सुजाता की बारी, तो सुजाता को कौन से कपड़े चाहिए जो क्या हो, डिफेक्ट ना हो, जिसमें मेजर डिफेक्ट ना हो। तो क्या करेंगे हम 88 में प्लस कर देंगे 8 को, माइनर डिफेक्ट को, क्योंकि माइनर डिफेक्ट वाले वो एक्सेप्ट कर रही है, मेजर वाले ही तो नहीं कर रही। तो टोटल 96 हो गए, तो 96 अपॉन में 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.96। तो बारी है अब एक्सरसाइज 14.1 की। क्वेश्चन पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका बी। क्यों? पहली बात तो ये माइनस में, और हमें पता है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, ना कि माइनस में जाना चाहिए। तो सीधा सीधा आंसर हो गया इसका ये। समझ में आया? लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव और ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन लिखा है इफ प्रोबेबिलिटी ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो 1 में से माइनस कर दो ई को, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.95। सो दिस इज द आंसर। सवाल है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, यानी 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट द वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, मतलब बैंक को उल्टा कर दिया, यानी पिगी बैंक को उल्टा कर दिया, तो बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें से 50 पैसे का सिक्का निकले। तो 50 पैसे टोटल कितने हैं, 100 है 50 पैसे टोटल। पहले कॉइन्स गिन लो, तो हमने टोटल कॉइन्स को गिना, 100 50 प्लस 20 प्लस 10 तो हो गया 180 कॉइन्स। तो 50 पैसे 100 कॉइन्स है, तो 100 बाय 180 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5/9। अब बताना है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, तो 5 कॉइन का पहले निकाल लो, तो 5 कॉइन का पहले निकाल लेंगे हम प्रोबेबिलिटी। 5 कॉइन टोटल कितने हैं हमें पता है 10 है, तो पहले 5 कॉइन का निकाल लो। 5 कॉइन का आंसर आ जाएगा 1/18, क्योंकि 10 बाय 180 करोगे तो 1/18 आ जाएगा। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 17/18। ओके, एक में से माइनस कर दोगे गेटिंग अ 5 कॉइन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8, see figure। okay, ये रहा figure and these are equally likely outcomes, what is the probability that it will point at first 8, तो 8 का बताना है कितना प्रोबेबिलिटी होगा। तो हमें पता है टोटल कितने हैं 8 है, कितने टोटल 8 आउटकम्स है टोटल, तो 8 को हमने नीचे लिख दिया। और 8 आने में कितने बार प्रोबेबिलिटी हो सकता है, एक ही बार प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा 1/8। ओके, दूसरा पार्ट पूछा है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन सा, देखो 1 3 5 7 इनमें ऑड नंबर है, टोटल 4 ऑड नंबर है, तो 4/8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2। थर्ड क्वेश्चन इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या लिखा, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा कौन कौन सा नंबर है, 3 4 5 6 7 8, यानी 6 नंबर है टोटल। 2 से ज्यादा 6 नंबर है तो 6/8 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/4। और लास्ट में पूछा अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम होने चाहिए, 9 से कम कितने नंबर है 1 2 3 4 सारी नंबर है 9 से कम, तो टोटल 8 आउटकम्स है, तो 8/8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो पहले प्राइम नंबर का बताना है। तो अगर हम डाई को फेंके, ठीक है, तो डाई को फेंकेंगे तो प्राइम नंबर कौन कौन सा आ सकते हैं, 2 3 5, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, यानी टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए 3 हो गए। और डाई में टोटल कितने होते हैं आउटकम्स होते हैं 6 होते हैं, तो 3/6 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, सेकंड पार्ट में पूछा अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं 3 4 5, यानी टोटल 3 आउटकम्स है, तो 3/6 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/2। लास्ट में पूछा है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1 3 5 ऑड नंबर है, तो 3 ऑड नंबर है, तो 3/6 यानी आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6 में, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at a random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो पहले देख लेते टोटल कितने पेन हो गए, अब डिफेक्टिव को हमने मिक्स कर दिया गुड में, तो टोटल पेन कितने हो गए 144।
अब हमें गुड पेन का निकालना है, तो हमें पता है टोटल गुड पेन कितने थे, 132 थे, तो 132 अपॉन 144, आंसर काटा। ठीक है, आंसर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो आंसर आ जाएगा 11/12। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक है, 4 डिफेक्टिव है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन it is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability at this bulb is not defective? तो पहले टोटल बल्ब निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले टोटल बल्ब निकाल लेते हैं। कितना दे रखा था? 20 दे रखा था, 20 तेरह। डिफेक्टिव कितने? 4। तो गेटिंग डिफेक्टिव का क्या आंसर हो जाएगा? 4/20, आंसर हो गया 1/5। अब इसमें बोल रहा है कि अब उसको जब निकाल लिया हमने तो कितने बल्ब बच गए? अब 19 बल्ब बच गए। 19 में 19 बल्ब गए बच गए, तो अब बताना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने? 4 है। तो नॉन डिफेक्टिव का बताना है, तो 19 में से 4 गया तो बचा कितना? 15। अब नॉन डिफेक्टिव 15 ही तो होंगे, क्योंकि एक निकल चुका है डिफेक्टिव का। तो 19 में से 4 गया, 15 बचा। तो गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा 15/19। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90। नंबर लिखा है उस पर 1 से लेकर 90 तक। If one of disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। तो पहले 2-digit नंबर का निकालते हैं। 90 डिस्क है, तो टोटल डिस्क कितने हैं? 90 है। नंबर ऑफ 2-digit नंबर इन द डिस्क इज 10 से लेकर 90 के बीच में होगा 2 डिजिट वाले नंबर। तो काउंटिंग करते हैं नंबर और 2 डिजिट नंबर का, तो हम एपी का इस्तेमाल करेंगे। सिंस डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम, वी यूज एपी, दिस नंबर फॉर्म्स एन एपी। तो पहला नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा? 10। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा इनके बीच का? 1। ए एन है क्या? 90 है, तो हमने एन निकाल लिया, यहाँ से टोटल 81 आ गए। तो टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हो गए? 81। अब इससे आंसर आसानी से आ जाएगा। तो पहला गेटिंग 2 डिजिट नंबर बोला था, तो हमें पता है 2 डिजिट नंबर कितने हैं? टोटल 81 है। तो 81 अपॉन में 90 कर देंगे, आंसर आ गया 9/10। उसके बाद बोला है परफेक्ट स्क्वायर का। तो परफेक्ट स्क्वायर इज नंबर लाइक 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ऐसे टोटल कितने स्क्वायर वाले हो गए? 9 हो गए स्क्वायर वाले। ठीक है, तो टोटल डिस्क परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है 9, तो 9/90 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1/10। अब कह रहे हैं नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से कौन कौन से नंबर हो रहे हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये सारे हो रहे हैं टोटल 18। ठीक है, 18 डिस्क है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 18/90 कर देंगे। 18/90 करके आंसर आ गया 1/5। कंप्लीट ये वाला आंसर। आई होप समझ आ रहा हो आपको। अगला सवाल है, लिखा है अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेस शो द लेटर आर गिवन बिलो। ठीक है, ये डाई में इतने फेस है 6, ABCDEA। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? तो हमें पता है ए टोटल कितने बार आया है? 2 बार आया है, और टोटल फेस कितने? 6 है, तो 2/6 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1/3। अब कह रहा है दूसरे में डी के लिए, डी कितने बार में? 1 बार में, तो 1/6 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। ठीक है, 20 डिफेक्टिव है, बाकी ठीक है 144 बॉल पेन में से। जब 144 में से 20 डिफेक्टिव है तो बचे कितने? 124 बचे। इसमें बोला नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। तो नूरी नूरी जो है वो गुड वाले पेन को ले रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 124 अपॉन में 144 कट गया 31/36। लेकिन इसमें क्या पूछा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, वो तो निकल गया हमारा। शी विल नॉट बाय इट, तो जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस कर दो, तो 5/36 आ जाएगा। नॉट के लिए हमेशा 1 से माइनस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है अ गेम कंसिस्ट टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, यानी 1 रुपए का सिक्के को 3 बार उछाला गया है। उसके बाद क्या बोला है? एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, सॉरी अनोटिंग, नोट कर रहा है, नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनी wins if all the tosses give the same result, that is 3 head or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that the honey will lose the game. तो पहले टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं। देखो 3 बार उछाला गया है, तो 3 हेड 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 हो सकता है तीनों बार, या फिर क्या हो सकता है? हेड हेड टेल हो सकता है। ऐसे करके आउटकम्स निकाल लेना। पहले टोटल 8 आउटकम्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर हनीफ लूजेस द गेम
8 में से 2 माइनस कर देंगे, 6 बचेगा, क्योंकि हनीफ लूज कब करेगा गेम, जब हेड या टेल रहा है। हेड और टेल कितने बार आ रहा है, देखो तीनों बार हेड, तीनों बार टेल, तीनों बार हेड, तो इसलिए 2 को माइनस कर देंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स जहाँ पे वो लूज कर रहा है तो 6/8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/4। समझ में आ रहा है? देखो सवाल में क्या लिखा है, a die is thrown twice, 2 बार फेंका गया, what is the probability that 5 will not come up either time, मतलब दोनों बार 5 नहीं आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, और फिर बताना है कि 5 will come at least 1, एक बार आना चाहिए। तो पहले नहीं आने चाहिए वाले निकालते हैं, तो टोटल देखो, पहले आउटकम्स निकाल लेना दोनों डाइस का। देखो इधर का ये वाला 6 है आउटकम्स, और सेकंड डाई का ये 6 हो गया, और फर्स्ट डाई का ये 6 हो गया, दोनों को किया तो हमने, देखो कितने आए आउटकम्स, टोटल काउंट कर लेना इसको, 36 आउटकम्स है। हमें बताना है कि 5 नहीं आने चाहिए। पहले देख लेते हैं 5 कितने बार आया है, तो 5 कितने बार आया, देखो ये पूरे 5 बार, ये 5 आया है कितने बार, 11 बार आया है 5, एटलीस्ट 1 बार तो आ रखा है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, तो 36 में से 11 को माइनस करो तो बचेगा 25, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा डेट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम का आ जाएगा 25/36। ओके, अब बताना है कि एटलीस्ट 1 टाइम आना चाहिए, तो टोटल 11 बार है ऐसे, तो 11/36 हो जाएगा, सिंपल है।